तो नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, बेहतर सवाल और बेहतरीन जवाब, कुछ अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये सवाल बड़े बड़े रूटीन के सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवालों से आपने अभी तक कोई सामना नहीं किया हो। आप लगातार इस तरह के सवाल देखते रहे होंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और अपने रेगुलर स्टडी में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते रहे होंगे। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है या इनके साथ कैसे डील करना है, वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। कुछ 4-5 सवाल हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो ऐसे सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको बनाने का बेहतरीन तरीका देखेंगे। इसलिए मैंने सवाल के साथ उसका बेहतरीन जवाब देने का प्रयास किया है। पहला सवाल ये कहता है कि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 1 किलो की कीमत निकालते हैं, फिर उसको 3/4 का मूल्य निकाल करके आंसर बताते हैं। तो वो आपको ज़्यादा समय लेगा। मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप ऐसा करिए, 2.5 किलो है, ये पूर्णांक नहीं है। आप क्या करो, 2.5 को कर लो 5। 2.5 किलो की कीमत अगर 120 है तो 5 किलो की कीमत जो होगी, केजी लिख दिया मैंने, इसको किलोग्राम कर दो, केएम लिख दिया था। 5 किलोग्राम की कीमत 120 का डबल हो जाएगा, 240। तो जब 5 किलो का 240 है तो 1 किलो का कीमत इससे सीधा सीधा निकल जाएगा। आप 240 को 5 से भाग करें तो आपको मिल जाएगा 5 चौक 20 और 4 तो 5 8 40, 48 आ जाएगा। ये 1 किलो का है, तो 1 किलो का 48 है, आपको 3/4 का निकालना है। तो आप 48 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 का भाग करें। 4 का भाग आसानी से होगा क्योंकि ये 48 इसका मल्टीपल है, 12 आ जाएगा। 12 का गुणा 3 से करेंगे, 36 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 रुपये। आप देख लीजिए किसी ऑप्शन में है क्या। यस, बी ऑप्शन में दिया आपको 36 रुपये। आप बी ऑप्शन में टिक लगा दें। ये तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करने का। तो जब भी कोई ऐसा डाटा दिया हो जो पूर्णांक में ना हो, जैसे 2.5 है, 3.5 है, 5 है, 5.5 है, तो इस तरह के डाटा को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। फिर और उससे भी, और मैं तो कहता हूँ उसको 10 में कन्वर्ट कर लें। कुछ लोग अगर और ज़्यादा आगे जाने जाए तो 10 पे कन्वर्ट कर लें, वहाँ से भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो खैर ये आपके ऊपर है। मैंने 2.5 को डबल किया, 5 आ गया, 5 का मैंने 240 कर लिया, फिर उसके बेसिस पे मैंने आगे का आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन जवाब। इस सवाल को पढ़ते हैं। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम इसका एक एक आदमी का एक एक दिन का काम निकालते हैं, फिर दोनों को प्लस करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये सारा काम करते हैं। आपको मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एल और एम के दो नाम के बंदे हैं, एक बंदा एल है, एक बंदा एम है। ये एक 30 दिन में करता है, एक 90 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लें आप, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 90। एलसीएम भी सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने टोटल वर्क को 90 मान लिया। ये जो एल है ये 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है, नहीं 30 और 90 दिन में पूरा करता है। तो अगर ये एल है तो 30 दिन में अगर इस काम को पूरा करता है, मतलब एक दिन में ये 3 वर्क कर रहा है, तब तो 30 दिन में पूरा करेगा। और ये जो बंदा है ये 90 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब एक काम कर रहा है वो 90 दिन में। तो ये एक दिन में एक काम कर रहा है, ये 3 दिन में पूरा काम कर रहा है, मतलब 3 दिन लग रहा है उसको एक काम करने में, तो 30 दिन में पूरा करता है, इसलिए ज़्यादा काम कर रहा है। और ये कम काम कर रहा है, एक ज़्यादा काम कर रहा है। इसको समझ लीजिए आप, एक 30 दिन, एक 90 दिन, तो 3 वर्क और 1 वर्क। अगर दोनों मिलकर के करते हैं तो 3 और 1 मिलाकर के 4 वर्क हो जाते हैं। मतलब एक दिन में ये लोग 4 वर्क करेंगे। तो 4 वर्क और 90 वर्क, ये दोनों को आप देख लो आप, तो एक दिन में अगर वो लोग काम करना चाहें तो कितना काम करेंगे, ये आप निकालेंगे 90/4 से। आप इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 2 45 आ जाएगा, मतलब 22.5 आएगा। मतलब एक दिन में ये लोग 22.5 वर्क करेंगे। तो इसका मतलब पूरा काम करने में इनको 22.5 दिन लगेंगे, 22.5 डेज लगेंगे इसको काम को पूरा करने में। आप देखिए आपके ऑप्शन में कहीं ये दिया है, यस दिया है। एक बार फिर से समझ लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। 30 और 90 का एलसीएम 90 आया। 30 दिन वाला एक दिन में 3 काम, 90 दिन वाला एक दिन में 1 काम।
काम खत्म। 3 और 1 दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 काम करेंगे एक दिन में। तो 4 काम, उस हिसाब से आप 90 काम को बांट लो। एक दिन में कितना काम हुआ? 22.5 काम हुआ। एक दिन में 22.5 काम हुआ तो 22.5 दिन लग जाएंगे आपको इस तरह से काम करने में। तो आप इसको अपने तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है मेरी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझने की थोड़ी अलग अलग हो सकती है, बट कुल मिला के प्रोसेस आप ये फॉलो कर सकते हैं। लाभ हानि पर भी आप अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर भी एक सवाल हम बात कर लेते हैं। ये बढ़िया सवाल है कि 20% हानि से 2,400 रुपये में बेची जाती है एक वस्तु, 20% लाभ लेने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ऐसे सवालों के लिए आप क्या करो, जैसे मान लो 100 रुपये उस वस्तु की कीमत है, जब वो 20% लॉस पे बेचेगा तो 80 रुपये में बेचेगा, जब वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो जब वो 20% लॉस में यानी कि 80 रुपये में बेच रहा है तब वो 2400 रुपये में बेच रहा है। बात ये हो गई। 80 रुपये की चीज़ 2400 रुपये में जा रही है, तो इसको यहीं काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो एक जो है वो 30 के बराबर है। आपको 2400 का निकालना है। 2400 के लिए आपको कितने में बेचना है? आपको 2400 के लिए तो आपने निकाल लिया, आपको निकालना है 20% प्रॉफिट के साथ। तो 20% प्रॉफिट मतलब 120 रुपये। तो जब एक 30 रुपये के बराबर है तो 120 रुपये कितने के बराबर होगा? 30 और 120 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 तिया 3600 आ जाएगा उत्तर आपका। तो 3,600 रुपये इसका आंसर आएगा। आप बी पे टिक लगा दें, 3,600 रुपये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये एक सवाल का तरीका है। इसमें आपको 80 पर 20% दोनों तरफ दिया था, मतलब 20% लाभ लेना था, 20% हानि था। ये डाटा इधर उधर भी अगर कर देता है 10%, 70% या कुछ भी चेंज करता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेथड आप यही फॉलो कर सकते हैं। ये एक सवाल है टाइम और डिस्टेंस वाला। एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक तय कर सकता था। तय की गई वास्तविक दूरी निकालिए। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। अगर उसने अपनी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाई होती तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर सकता था। मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उसका टाइम कितना लगा। अगर वो डिस्टेंस कितना, 80 किलोमीटर डिस्टेंस अपान स्पीड कर दें, 80 किलोमीटर की दूरी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, तो कितना देर चला वो? तो वो चल रहा है 5 घंटे। 5 घंटे उसको लग रहे हैं अगर वो एक्स्ट्रा जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो करता है तो कुल मिला करके उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 5 घंटा चलना है ना। उतने ही देर बोला ना, उस गति में यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो उतने ही समय में, मतलब कितने समय में? 5 घंटे में। तो ये समय आपको निकालना था। यहाँ पे आपने समय निकाल लिया ये दो कंडीशन से। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आपको दूरी कितनी तय किया ये पता करना है, वास्तविक दूरी। तो डिस्टेंस के लिए आप स्पीड इंटू टाइम लेते हैं। स्पीड आपकी 40 है और आपका टाइम लग रहा है 5 घंटे का, तो 4 पंचे 20, 200 किलोमीटर आपने दूरी तय करवाई है उस आदमी से। तो आपको ये बात कई बार समझना पड़ता है कि आपका जो रिक्वायर्ड है डिस्टेंस है जैसे, तो स्पीड और टाइम चाहिए, तो दोनों चीज़ें डायरेक्ट दी गई हैं क्या? अगर डायरेक्ट दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसको कहाँ से निकालना है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को ही कैलकुलेट करना है। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। दादा की उम्र और पोते की उम्र के बीच में एक रिलेशन दिया है कि दादा की उम्र अपने पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल संख्या का समर्थन नहीं करती? देखो, अगर मैं बोलूं कि ग्रैंड सन की एज मान लो x है तो ग्रैंड फादर की एज 5x होगी। दोनों का मैं टोटल करूंगा तो टोटल होगा 6x। मतलब जो भी नंबर आएगा वो 6 का क्या होगा? मल्टीपल होगा या गुणज होगा, है ना। तो 6 का गुणज होगा। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं क्या वो सबके सब 6 के गुणज हैं। अगर हैं तो फिर आपका काम इससे सफल नहीं होगा।
लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 50 ही 6 का डिविजिबल नहीं है, तो इस हिसाब से यही आपका उत्तर बन जाता है। लेकिन अगर ये 50 ए में ना दे करके डी ऑप्शन में दिया होता, तब आपको जाना पड़ता है एक एक करके। तो चेक कर लेते हैं। ये 54 है, 6 से 9 बार जाता है। 72 है, 6 से 12 बार जाता है। 66 है, 6 से 11 बार जाता है। तो एकमात्र 50 ही एक ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता, और जब वो पूरी तरह विभाजित नहीं होता तो फिर ये इसका टोटल का समर्थन नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में रखिए। औसत एक सामान्य और क्या कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सामान्य लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सी-टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो औसत एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह परेशान करता है। मतलब हर जगह इसके क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने भी इस पे ले लिया। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दें तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। अब देखो, आप इस पे बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मत करो। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि 27 लोग हैं, टीचर आ गया तो 27 में 1 बढ़ गया, 28 हो गया। जब 27 लोग हैं तो उनकी औसत 22 है। इसका मतलब पूरे 27 लोगों का एज हम अगर 22 22 22 मान लें, टीचर के आने से ये 23 23 23 हो गया, ऐसा वो कह रहा है। एक एक बढ़ गया, सबकी एज 23 23 23 हो गई। मतलब जो नया बंदा आया है, जो टीचर को आप जोड़ रहे हैं, उसने 27 साल अपनी तो दे दी सब बच्चों को इंक्रीज करने के लिए, है ना। सबकी एज को एक एक साल बढ़ाया ना उसने, एवरेज एज को। तो सबकी एज को एक एक साल बढ़ाया, मतलब उसने 27 बच्चों की एज एक एक साल बढ़ाई, और अपनी एज को भी 23 किया। 22 से उसने इंक्रीज कर लिया ना, एवरेज। एवरेज आपका 1 बढ़ गया, तो 22 की जगह एवरेज हो गया 23। तो 27 तो है उसका जो बांटा गया उम्र है, जो सब बच्चों में बांटा, और 23 अपने पास रखा। तो 27 और 23 जोड़ दे तो आएगा 50। 50 ही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है बात? बहुत आसान सा सवाल था। आप इसको मल्टीप्लाई मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन वैसा करके आप अपना समय मत बर्बाद करें। इसका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज करें। 27 बच्चे थे, 27 में 27 आपने बांट दिया, पूरा सबको एक एक साल बढ़ा दिया, और उसके बाद टोटल एवरेज एज भी आपने 22 से 23 कर दी। तो जो टीचर है उसको भी 23 साल का ही कर दो आप। तो 27 साल उसने बांटे, 23 साल अपने पास रखे, 23 और 27 50 साल का हो गया वो। तो इस तरह से आप अपने बेहतर सवाल को बेहतरीन ढंग से जवाब दे करके अपने नंबर्स परफेक्ट पक्का कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।